देखिए, इस दौर में ना, आज़ादी की लड़ाई के दौर में जी अगर आप देखें तो लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों ने बहुत, तमिल में और इनमें, तभी मैं कहता हूँ कि पंजाबी में लोगों ने बहुत राइटिंग्स की। लाला जगत नारायण की अगर आप उस पूरे उनको पढ़ें तो आपको ज्ञान होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस ने बहुत रोल प्ले किया है अपने लोगों में एक जान फूंकने का, कि भाई इसका विरोध करने का। तो जिसको येलो जर्नलिज्म लोग बोलते हैं, वहीं से शब्द मेरे ख्याल में अंग्रेजों ने दिया होगा मेरे ख्याल में। तो और विमेन राइटर्स देखे उस टाइम पे कितना मतलब उभर के आए। तो हर तरह से ये बहुत दौर था। तो वंदे मातरम के 150 साल पर ये थीम देना आज के दिन इस रिपब्लिक डे का बिल्कुल सूटेबल है। अब देखिए ना, गांधी जी ने भी लिटरेचर के जरिए यंग इंडिया न्यूज़पेपर में जो राइटिंग्स थी, खुद अपने हाथ से लिखते थे, हर एक चीज डिस्क्राइब करते थे। तो और जगह जगह पेपर जाता था। मतलब उस टाइम पे नेहरू जी का भी देखिए योगदान, अगर आप देखें, कई बार अपने खुद के नाम से, कभी या नाम से, किसी नाम से वो लोग लिखते थे। और उन दिनों में कैसे बांटते थे अखबार को, कैसे अंग्रेज उनको जब्त करते जाते थे जहां जहां वहीं से तय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी। मोहम्मद इकबाल, क्या साहब, इकबाल साहब ने क्या लिखा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है। बड़ी विडंबना है ना जनरल साहब के, वही मोहम्मद इकबाल जिनकी जबान पर पहली बार पाकिस्तान शब्द आया भारत के विभाजन की बात होने के बाद। लेकिन उनके मन की स्थिति क्या रही होगी, ये भी आज सोचकर बहुत नहीं लगता है। देखिए वो दौर था वो। और देखिए, एक बात माननी पड़ेगी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसने कभी भी एक समूह को स्ट्रांग नहीं होने दिया। भारत को बांटना भी उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। आजादी तो देनी है, लेकिन किस तरह से इतनी पावरफुल कंट्री को डिवाइड किया जाए। और वो सफल हुए क्योंकि तो भड़काने में कामयाब हुए। और ये भी एक अद्भुत बात थी कि भाई आप जिंदा को देश सौंपते साहब, कमाल की बात है इतने सेक्रीफाइसेस के बाद। एक तो कोई बात नहीं ना, ये तो जिद थी उसकी। और फिर देखिए आप, सोवियत यूनियन को भी इसी तरह तोड़ा, यूगोस्लाविया को भी इसी तरह तोड़ा, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी, इराक को भी। मतलब ये तो उनकी सोच थी, और उस सोच में आज भी वो इस मुहिम पे है कि किस तरह से अब ईरान को भी खत्म कर दिया जाए। दो अलग अलग थ्योरीज पर चलेंगी, एक रीजनल और एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। जहाँ से ब्रिटिश का साम्राज्य खत्म होता गया, वहाँ वो इस तरह से चीजें छोड़ते गए कि वहाँ फिर बंटवारा होना ही है। आगे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन वो तैयार करके गए। दूसरी तरफ टू नेशन थ्योरी की तरफ जब आप आएंगे तो फिर देश के अंदर से तो आवाजें वहाँ पर निकल रही है। 1947 में भारतीय सेना नहीं थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। भारतीय सेना के अधिकारी जो थे 47 के बाद भी अंग्रेज थे, पाकिस्तान में भी वही थे। तो बड़ी साजिश थी, वो सक्सेसफुल हुए। और हर जगह मिल जाते हैं आपको ऐसे लोग जो वोट डालो राज करो। वंदे मातरम गीत की जिसमें है स्तुतियां भारत माता महान की। वंदे 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 मातरम। तरिकिटतकतं जोन्नुत्तां तरिकिटतकतां किटतकतरिकिटतुं तज्जोन्नुत्तां तरिकिटतकतां किटतकतरिकिटतुं तज्जोन्नुत्तां तरिकिटतकतं जोन्नुत्तां तरिकिटतकतं जोन्नुत्तां तज्जोन्नुत्तां तरिकिटतुं ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि अध्यात्म कथाएं कहे। जय जय होती सैनिक और किसान। देखिए, जो आज़ादी के दौर में जो भारतीय लिटरेचर थी, वो सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, भारत के अस्तित्व के लिए, भारत की जो सामाजिक ढांचा उसको यूनिफिकेशन के लिए। क्योंकि भारत में अंदरूनी तौर पे बहुत रीति रिवाजें थी जो भारत को विभाजित करती थी, कुछ प्रथाएं थी जो, तो एक कल्चरल रेवोल्यूशन भी था साथ साथ में जी। अगर आप पूरे इस दौर की लिटरेचर का वो करें, जिस दौर में वंदे मातरम
का जन्म हुआ, उस दौर में अगर आप देखें तो बहुत तरह तरह की मतलब मुहिम थी इंडियन लिटरेचर। और सारे देश, एक खास बात यह है कि किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बंगाल का के किसी लेखक का या किसी साहित्यकार का कवि का लिखा हुआ खूबसूरत ये नज़ारा है, अलग अलग प्रदेशों के उसे तमाम सब देशों, सारे प्रदेशों के लोगों ने उसे स्वीकार सिर्फ किया, एक वंदे मातरम पर, उसे एक वंदे मातरम गीत को। तो देखिए उस टाइम पर ऐसा नहीं था। आप लोग उस टाइम पे एक गांधी जी एक अद्भुत सी जज्बा चीज आए था थे बहुत साहब, जबरदस्त। वो जज्बे को ले आए तो पूरा देश एक था। देखिए 518 किंगडम्स थे, राज्य थे, उनकी सेनाएं थी, उनके विभाजन थे, वो लोग चंदा इकट्ठा करते थे, वो चंदा वो लोग उगाई करते थे ना जमीन जमान से, वो लोग अपना अलग अलग रियासत चलाते थे। उसके बावजूद लोग जो थे एक थे। तभी मैं कहता हूँ कि भारतीयता जो है वो महान है, और जब तक भारतीयता जिंदा है, भारत का इंडियन लोगों का जो कल्चर और जो लोगों की एकता है, वो जब तक एक साथ, भारत बहुत मजबूत। जो कामयाबी अंग्रेज को मिल गई उस समय, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी, लेकिन आज वो चीज दोबारा नहीं हो सकती, कितना भी कोई कोशिश कर लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उसी गीत में आने वाली सेंचुरी हमारी है साहब। इकबाल के उसी गीत में है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और साहब मेरा मानना है कि अगली सेंचुरी हमारी जिस सेंचुरी। तरह से हम लोग प्रगति की राह पर हैं, और अगर हम इस फोकस्ड रहेंगे, मतलब जैसे हम फोकस्ड रहें एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, रूरल डेवलपमेंट पे और आत्मनिर्भरता पे, अगर हम इस राह पर चलते गए तो दूर नहीं अगली सेंचुरी मतलब भारत की होगी, क्योंकि भारत के अंदर सब कुछ है अपने आप में। एक अपनी इंटरनल इकोनॉमी देखिए आप, एक किसी त्यौहार को उठा के देख लीजिए, एक छोटे से क्रिकेट IPL को देख लीजिए कि भारत में कितना कुछ जनरेट होता है। तो स्वाभिमान भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए बहुत मजबूत नींव रखी थी हमारी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया था, उन नेताओं ने जिन्होंने इस हमारे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूपरेखा लिखी थी, भारतीय सरकार भारत को किस तरह से एग्जीक्यूटिव और इसमें पावर्स को डिवाइड किया था, किस तरह से सरकार के निर्माण किए थे, और किस तरह तरह से IITs, IIMs, मेडिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन की जो शुरुआत की थी, उस पर हम आगे बढ़ते चले गए हैं, जिससे कि आज भारत जो है दुनिया के अंदर अपनी, मैं समझता हूँ एक अपनी प्रतिष्ठा बना चुका है। बहुत कम देश दुनिया में गिनती पर हैं जिनके पास अपना अंतरिक्ष यान, अपने रॉकेट बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करने की क्षमता हो। और ये सब डॉक्टर अब्दुल कलाम के जमाने से, बल्कि उससे भी बहुत पहले ये शुरुआत इसकी हो गई थी। डॉक्टर साहब बाद में आए, और उसको पंडित नेहरू के समय इसरो की स्थापना हो गई थी 1950s में। एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बड़ी जो हमारी बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी उस समय के हुक्मरानों, जो हमारे स्टील प्लांट्स थे बड़े, तो बहुत बड़ी सोच थी साहब। उस सोच में देखिए किसी भी देश में दौर आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे साथ भी आज़ादी के बाद उतार चढ़ाव आए, तरह तरह की कठिनाइयाँ आई, लेकिन देश आगे बढ़ता चला गया। मैंने बिजली के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया था, इंजीनियर हूँ, और नौकरी की NTPC में। आज वो NTPC जो शुरू हुआ था मुश्किल से 50 इंजीनियरों के साथ, जनरल साहब, आज वो सारे देश को उसने आत्मनिर्भर बना दिया है बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में। बहुत बड़ा योगदान है, और अब वो खाली थर्मल पावर नहीं, वो हर तरह की विद्युत पैदा करने की क्षमता इन उपक्रमों में है। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कि सन 47 में आप, सन 47 से सन 60 तक आप 33, 40, 45 करोड़ लोगों को मतलब आप उनका पेट भरने के लिए विदेश से
आपको सहायता की जरूरत है। आज 140 करोड़ लोग हैं। आप हर खाद्य मतलब आपको कहीं से कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगले 2 साल तक भी मतलब 66 तक हम अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं हमें बिल्कुल, भेजा जाता था और इंदिरा जी 67 ने में तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने वहां जाकर स्टेटमेंट दे दिया था कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे खरीद रहे हैं, अगर आप हमें अच्छा अनाज नहीं दे सकते तो इसको छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया, देश के उस समय के शासकों ने तय किया और डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके साथी वैज्ञानिकों ने पूसा इंस्टीट्यूट में उस बिल्कुल। गेहूं कितनी को एग्रीकल्चर उगाने की यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी आई, उसका पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस पे आई, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आई, सारे नॉर्थ देश नॉर्थ की में बात कर रहा हूँ, साउथ में तो इतनी सब मैं जगह बोलने लगूं तो और वहां से हरित ग्रीन क्रांति की रिवॉल्यूशन, शुरुआत हरित हरित क्रांति कुछ ही सालों में भारत बिल्कुल। पूरी शिक्षा तरह से का आत्मनिर्भर revolution हो आया। चुका था। दुग्ध क्रांति, तो ये क्षमता तो हम दिखा ही चुके हैं, सैकड़ों बार दिखा चुके हैं। ये हर सब एक कुछ सेक्टर कर में लेने की आपको क्षमता। आगे बढ़ना था क्योंकि ये आपकी जरूरत थी। तो ये आज़ादी जब हमें मिली 1947 में, उसके बाद से लेके अब तक आज जहां भारत को हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल तो एक आधुनिक भारत का निर्माण करना था। जिम्मेदारी उन लोगों पर थी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम रोल प्ले किया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे। तो आप इसरो का जिक्र करें या एटॉमिक एनर्जी में होमी जे भाभा का आप जिक्र करें, तो ये उस दौर की चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं या किसी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए या किसी OTT के ज़रिए जब आप इसे देखते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि आप किस संघर्ष से, कहाँ से आपने शुरू किया और आज आप कहाँ पहुँचे हैं। और आज इसरो का हम सर जिक्र कर रहे थे, न सिर्फ हम अपने सैटेलाइट वहाँ ले जा रहे हैं बल्कि हम दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट्स भी हम इस वक्त वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। साहब आप जब मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं 1980s में, 85-86 में, देखिए भारत ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया था, लेकिन IT रेवोल्यूशन भारत ने शुरू से ही कैच कर लिया। ये आपको राजीव गांधी सारी को याद दुनिया, करना पड़ेगा। जी हाँ, IT टेलीकॉम एक्सपर्ट्स जो हैं आप देखिए, आज दुनिया का सिलिकॉन सबसे वैली में मजबूत आज जो लोग आपको नजर आते हैं या उधर वहाँ IT सेक्टर का जब भी जिक्र होता है, चाहे वो US का हो या भारत में कहीं हो, तो आप देखिए कितने सारे भारतीय वहाँ पर हैं। टेलीकॉम रेवोल्यूशन राजीव गांधी के समय में राजेश पायलट और उन दोनों ने मिलकर, आपको याद होगा जगह जगह हर 500 गज के ऊपर आपको एक STD ISD बूथ मिल जाता था। वहां से शुरू हुआ और वो जमाना था जब अमेरिका एक कॉल करना 75 रुपए के आसपास पड़ता था उस समय के डॉलर की रेट से। और आज आप देखिए कि दुनिया का सबसे शायद सस्ता और सबसे मजबूत सेलुलर फोन नेटवर्क इस देश में है। और साहब हमें हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें सलाम करना पड़ेगा, उनकी सोच को सलाम करना पड़ेगा। देखिए हिंदुस्तान में जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो जो हमारे इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं उनको भी उनकी भी बहुत बड़ा योगदान है। टाटाज का बहुत बड़ा योगदान है, बिरलाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप IT सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन में जा रहे हैं तो मित्तल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप IT की बात करते हैं तो अपना डॉक्टर मूर्ति का कितना बड़ा रोल है। तो मतलब कि जो इंडिया का एंटरप्रेन्योर है और आज के दिन जो एंटरप्रेन्योर है, यंग एंटरप्रेन्योर है, इन सबको हिंदुस्तान को बजाज ने मतलब वो मोबिलिटी दी एक छोटे स्कूटर से, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं कहता हूं कि जो हमारी पहली पीढ़ी की सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फाइटर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं, जो हमारी इंडस्ट्रियल लीडरशिप थी, आपको उसको भी देना पड़ेगा। टाटाज का देखिए कितना बड़ा कल्चर था कि देश के लिए काम करना और देश की संपत्ति में मतलब 35% वो या 50% अपनी उसको योगदान देते थे। उधर